हेलो दोस्तों, वेलकम अगेन टू माय चैनल। दोस्तों, मैं आज आप लोगों को चैप्टर नंबर 5 यूक्लिड की ज्यामिति का परिचय का सभी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर करवाने वाला हूँ। दोस्तों, हो सकता है कि आपके बोर्ड एग्जाम में इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने को जरूर मिल सकता है। अधिकतर इसमें स्टूडेंट ये करेंगे। मैं इसका एक खास रीजन से बता देता हूँ। मैं समझा तो दूंगा, बहुत लोग ऐसे होंगे जो इस चीज़ को भूल जाएंगे। अब जब भूल जाएंगे तो इस केसेस में आपका एक ही चीज़ हो सकता है कि आप इसे रट के जाएं, क्योंकि एक चैप्टर ऐसा है कि बहुत सारे स्टूडेंटों के लिए डिफिकल्ट होने वाली है। बहुत सारे स्टूडेंट के लिए बहुत अच्छा होगा, क्योंकि उनको समझना है तो वो समझ जाएंगे। लेकिन कुछ कुछ ऐसे एवरेज स्टूडेंट होते हैं जिनको प्रॉब्लम होंगी। अगर आप एवरेज स्टूडेंट हैं तो मेरे बातों को ध्यान से सुने। आप सिर्फ मेरे बातों को ध्यान से सुनते जाएंगे तो आपको बहुत हद तक अगर इससे सवाल पूछता है तो आप टिक कर पाएंगे। इसलिए आप थोड़ा सा भी वीडियो को स्किप करके नहीं देखिएगा। हो सकता है कि जो मैं बात को बोल रहा हूँ आपने उसे स्किप कर दिया तो जा सकती है, जो आपकी समझ में आना चाहिए था वो शायद आप भूल सकते हैं। तो चलिए अब चलते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन में क्या दिया है कि यूक्लिड किस देश के निवासी थे। ध्यान देंगे, यूक्लिड किस देश के निवासी थे। तो ऑप्शन नंबर 3, यूक्लिड जो थे वह यूनान के निवासी थे। ऑप्शन नंबर सॉरी, ये बदल गया, क्वेश्चन बदल गया। देखिए, यूक्लिड किस देश के निवासी थे, तो मैं पेन सेलेक्ट कर लेता हूँ। मैं कैसे लेता हूँ, ब्लू ले लेता हूँ। चलो ठीक है। यूक्लिड किस देश के निवासी थे, तो यूक्लिड जो थे वह यूनान के निवासी थे। सबसे पहला क्वेश्चन ये हमको लगता है कि आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होने वाली है। आज तक शायद अभी तक आप लोगों ने ऑब्जेक्टिव पढ़ा होगा तो कोई भी चैप्टर के जो भी वैज्ञानिक थे उनका नाम तो कभी पूछा नहीं गया है, लेकिन इस चैप्टर में आपको देखने को मिल रहा है। तो आप ध्यान जरूर रखेंगे। यूक्लिड जो थे वह यूनान के निवासी थे। यूक्लिड, क्वेश्चन नंबर 2, यूक्लिड का सबसे बड़ा ग्रंथ एलिमेंटस कितने भागों में विभाजित है। इनका एक किताब है। अगर आपसे ये सवाल भी पूछ सकता है कि यूक्लिड द्वारा लिखे गए ग्रंथ का नाम क्या है, तो आप ध्यान रखेंगे कि उनका ग्रंथ का नाम है एलिमेंटस। ठीक है। अब यहाँ पर एलिमेंटस का, जिस तरह से हम लोग को महाभारत को 18 भागों में बांटा गया है ना, उसी तरह से इनका जो यूक्लिड का जो एलिमेंटस बुक है वह कितने भागों में बांटा गया है, तो ऑप्शन नंबर 4, 13 भागों में डिवाइड किया गया है। ठीक है। अब देखिए 13 नंबर क्वेश्चन, सॉरी 3 नंबर क्वेश्चन, मुझसे मिस्टेक हो गई। वे वस्तुएं जो एक ही वस्तु की दुगुनी हो होती हैं, यानी वे वस्तुएं जो एक ही वस्तु की क्या होती हैं, दो गुनी होती है, उसे क्या होते हैं। अब मैं इसको समझाता हूँ पूरा बढ़िया तरीका से। मैं यहाँ पर 3rd नंबर लिख देता हूँ ताकि आप बढ़िया से समझ सकते हैं। अगर मैंने बोला माना कि ए और बी दोनों x के दो गुनी हैं, दो गुनी हैं। ठीक है। अगर a और b x के दो गुनी है तो आप क्या लिखेंगे। मैं थोड़ा राइटिंग बैठा के लिखता हूँ, जल्दीबाजी में सही नहीं होगा। देखिए, a बराबर क्या हो जाएंगी, a बराबर आपकी हो जाएंगी 2x, और b बराबर भी आपका क्या हो जाएंगी 2x। ओके। लाइट आ गई तो मैं लाइट ऑफ कर लेता हूँ। यहाँ पर इसलिए का प्रयोग कर लेंगे तो बहुत ही अच्छी होगी। तो आप क्या देख रहे हैं कि हम लोगों ने जो माना a और b दोनों x के दो गुने हैं। ठीक है यहाँ तक। तो हम लोगों ने इसलिए लिख दिया a बराबर 2x और b बराबर 2x। यहाँ तक हो गया। तो आप क्या देख रहे हैं, अतः a बराबर b देख रहे हैं। तो क्या देखने को मिला आपको, बराबर है। ओके। जब बराबर है तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, फर्स्ट सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक समझ में आ गया। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल, 4 नंबर सवाल में क्या बोल रहा है। वे वस्तुएं जो एक ही वस्तु की आधी होती हैं लिखा हुआ है। ठीक है। तो देखो मैं यहाँ पर 4 नंबर लिख के समझाता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। बस सेम टू सेम उसी तरह से, इसमें कुछ भी चेंज है, थोड़ा सा चेंज करना है। क्या कि माना कि ये और बी दोनों x के दो गुनी है, दो गुनी है। ओके। अब क्या लिख सकते, इसीलिए सॉरी दो गुनी मैंने लिख लिया, आधी की बात कर रहा ना मैं, मिस्टेक से यहाँ पर लिखा गया। आप यहाँ पर आधी लिख लेंगे, आधी। तो क्या हो जाएगा, a बराबर x/2 और b बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों,
तो x/2 इसका भी हो जाएगा। तो आप क्या देख रहे हैं, अतः a बराबर b बराबर x/2 है। तो आप क्या देख रहे हैं, बराबर है ना। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका सही हो जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन देखिए, वे वस्तुएं जो परस्पर संपाती होती हैं, संपाती यानी, अगर मैं समझाता हूँ, सबसे पहले मैं समझाता हूँ किस तरह से। देखो, अगर एक रेखा मैंने ऐसे करके ड्रॉ कर लिया, ठीक है, आपने ड्रॉ कर लिया एक अलग कलर की। अब इसी पे एक और रेखा खींच दिया जाए, जैसे मैं ले लेता हूँ, कौन सा कलर ले लूँ, चलो मैं रेड ले लेता हूँ। चलो देखो, इसी पे एक और लाइन खींच दी जाती है। देखिए, मैंने एक और लाइन इसी पे खींच दी। ओके, अभी जो लाइन खींच दी गई, तो आप क्या देख रहे हैं कि जो ब्लू वाली लाइन थी उसी की क्या हो गई, ये समपाती हो गई है। इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। अगर ब्लू लाइन आपका 1 सेंटीमीटर मैंने लिया है, तो आपका, किधर गया पेन, फिर से आ जाओ, रेड आपका कितना हो जाएगा, रेड भी आपका 1 सेंटीमीटर हो जाएगा। ये चीज समझ में आया दोस्तों। तो ये भी क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। ओके, अब देखिए 6 नंबर, वे भिन्न वस्तुएं से होकर कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं। अगर दो भिन्न रेखा है, जैसे सॉरी बिंदु है, मैंने एक बिंदु यहाँ ले ली, एक बिंदु मैंने क्या करता हूँ, मैं सीधा में ले लेता हूँ, यहाँ ले लेता हूँ, ठीक है। अब दो भिन्न बिंदु है, आप इसे कितनी रेखा खींची जा सकती है। तो रेखा आप क्या करते हैं, सीधा लेते हैं। तो आप जानते हैं कि एक बिंदु से दूसरी बिंदु खींचने में मात्र हम एक ही रेखा को क्या कर सकते हैं, खींच सकते हैं। लेकिन एक खास बात है, वो ये चीज आने वाली है, अभी मैं बताऊंगा, क्योंकि मैं पहले बता दूंगा तो थोड़ा उतना अच्छा नहीं लगेगा। देखिए, दो भिन्न रेखाओं में कितनी बिंदु घनिष्ठ हो सकते हैं, दो भिन्न रेखा। अगर मैं मान के चलो हूँ, यहाँ पर मैं समझाता हूँ 7 नंबर, थोड़ा सा ध्यान देना मेरे दोस्तों। 7 नंबर यहाँ केयरफुली लिसन करेंगे, अगर जो थोड़ा सा भी स्किप करेगा भैया उसको दिक्कत हो जाएगा। देखो क्या बोल रहे हैं, एक रेखा मैंने ऐसे ड्रॉ कर दिया, फिर से मैंने एक रेखा ऐसे करके क्या कर दिया, ड्रॉ कर दिया। समझो यहाँ पर, लेकिन ये पैरेलल होनी चाहिए। मैंने तो पैरेलल लिया नहीं है, लेकिन ये क्या होना चाहिए, पैरेलल होना चाहिए, कभी सटना नहीं चाहिए। अब ये जो दो रेखाएं हैं, इसका उभयनिष्ठ पूछ रहा। उभयनिष्ठ मतलब कॉमन बिंदु कितनी है, ठीक है। उभयनिष्ठ का मतलब इंग्लिश में ज्यादातर लोगों को अच्छे से समझ में आ जाएगा, कॉमन पॉइंट। ओके, अब जब कॉमन पॉइंट की बात करें तो इन दोनों का कॉमन पॉइंट कहीं है, नहीं है, तो क्या हो जाएगा, 0। तो क्या आपका 0 आंसर होना चाहिए, 0 नहीं होगा मेरा दोस्त। दो भिन्न बिंदुओं की बात कर रहा है। अब जरूरी नहीं कि मैं ये पैरेलल ही लूं, मैं इस तरह से भी तो ड्रॉ कर सकता हूं। मैंने एक लाइन ये वाला ले लिया, एक लाइन इसको ले लिया, तो क्या देख रहे हैं आपका कि इसमें एक पॉइंट जो क्या निकल रही है, कॉमन निकल रही है। दो भिन्न रेखाओं से मात्र एक ही उभयनिष्ठ बिंदु हो सकती है, या कॉमन बिंदु पॉइंट इसको आप बोल सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका 1 सही हो जाएगा। ओके, अब देखिए 8 नंबर, दो भिन्न रेखाएं अधिक से अधिक कितनी बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर सकती है। देखिए, दो भिन्न रेखा अधिक से अधिक, अभी जिस तरह से मैंने इसको समझाया, बस आप समझ लीजिए कि दो भिन्न रेखा। अभी फिर से मैं दे देता हूँ, एक रेखा ऐसे खींचा, मैंने एक रेखा ऐसे ले लिया, तो दो भिन्न रेखाएं कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर सकती है, तो मात्र 1। आप देखेंगे क्या ये फिर से वापस आके कभी कटेंगे क्या, कभी नहीं कटेंगे। तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगी, आपकी 1 ही हो जाएगा। अब हम चलते हैं, मैंने बता दिया 9 नंबर, 8 नंबर, 9 नंबर देखिए, रेखाएं समांतर होती हैं यदि वे प्रतिच्छेद नहीं करती हैं का कथन निम्न रूप में दिया गया है। देखिए क्या बोल रहा है, रेखाएं जो होती है समांतर होती है। सबसे पहले आप दो समांतर रेखा ले लो, चलो मैंने ले लिया। यदि ये प्रतिच्छेद नहीं करती समांतर रेखा, तो भैया ये तो प्रतिच्छेद नहीं करती का कथन निम्न रूप में दिया गया। अच्छा, कौन सा कथन इसमें सही है, ये चीज आपको पूछा जा रहा है। तो अभिगृहित, एक अभिगृहित किसको कहते हैं, ये चीज आपको जानना चाहिए। अभिगृहित बोलते हैं, मैं बताता हूँ, थोड़ा सा रुक जाना जरा सा। अभिगृहित क्या है, मेरा दिमाग में चला गया, अभी मैं बताता हूँ अभी। हाँ, मेरे दिमाग में आया, जो सुनो, थोड़ा सा माफ करना दोस्तों, मेरे दिमाग में चला गया था, सुनिए। और वे कथन, वो सभी कथन को हम बोल सकते हैं जिसके बारे में क्या करते हैं, मैथमेटिकल चीज़ों हम लोग उसको प्रदर्शित करने की कोशिश करते हैं, जैसे सिद्ध करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। मैथमेटिकल प्रोसेस में ध्यान से सुनिएगा, अभिगृहित किसको कहते हैं, मैथमेटिकल प्रोसेस में जिसे हम सिद्ध करने की कोशिश करते हैं उसे ही हम अभिगृहित कहते हैं। ओके, अगर मैं बात करूं सेकंड नंबर ऑप्शन क्या बोल रहा, एक परिभाषा आप क्या बोलते हैं, कोई भी चीज का अगर बोले कि अभी आप क्या बोलते हैं कि संख्या,
इससे भी डिजिट वगैरह कुछ रहता है, तो जिससे एक परिभाषित है कि नहीं है, परिभाषित रहती है। अभी जिस तरह से आप बोलते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोनों का योग 180 डिग्री होता है, तो उसे क्या देख रहे हैं कि एक परिभाषित किया गया एक फॉर्मूला है, तो उसे क्या किया, डिस्क्राइब पूरी तरह से कर दिया गया है, तो उसी को बोलते हैं परिभाषा। दूसरी बात बोल रहे एक अभिधारणा, तीसरा बात है ये एक अभिधारणा। अब अभिधारणा हम किसे कहते हैं, तो बोला जा रहा है अभिधारणा जिसका अस्तित्व होता है, जो चीज सत्य है, जो चीज सत्य है वही चीज क्या चीज है, अभिधारणा है। या इस तरह से भी बोल सकते हैं जिसे आवश्यक रूप से उसे हम मानते हैं या दावा करते हैं, उसी को हम बोलते हैं अभिधारणा। तो देखिए भैया, आपने दो रेखा तो खींच दी, एक रेखा ये हो गई, एक पैरेलल लाइन यहाँ हो गई, पैरेलल एक पैरेलल लाइन यहाँ हो गई, ठीक है। अब दो पैरेलल लाइन को देख लिया। अब दो पैरेलल लाइन कभी भी आपस में प्रतिच्छेद नहीं करती, इस बात को भी आप लोग जानते, चूंकि ये अनंत तक चली जाएंगी, लेकिन ये कभी भी मैच नहीं करेंगी। आपको एक एग्जांपल पेश करने के लिए रियल लाइफ फैक्ट्स में बताता हूँ। अब दो जगह अलग अलग जगह पर टॉर्च जला दो, इसको बोलते हैं एक यहाँ पर टॉर्च जला दो, एक यहाँ पर टॉर्च जला दो। आप देखेंगे कि इधर वाला मैं जलाया वो अलग सी चली गई इधर, और ये चलाया तो मैं इधर चला गया। कभी भी उसके जो रेज निकल रही थी, जो लाइटें निकल रही थी, वे एक दूसरे के साथ कभी भी मैच नहीं करेंगी। ये चीज आप समझ सकते हैं। एक उप अब आया, तो इसका ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, 4 सही हो जाएगा, सॉरी 3 सही हो जाएगा। लेकिन आप यहाँ पर 4 नंबर ऑप्शंस को भी समझते चलें तो बहुत ही अच्छा रहेगा। अब बोल रहा है कि इसका उपपत्ति, उपपत्ति का क्या मतलब है, ठीक है। तो देख लो उपपत्ति किसको बोलते हैं। अब उपपत्ति बोलते हैं कि किसी वस्तु के विषय में अज्ञात तत्व के कारण या साक्ष्य के रूप में विचार विमर्श किया जाता है, तो निश्चित किया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, उपपत्ति कहते हैं, ठीक है। अब चलो हम लोग 10 नंबर क्वेश्चन, एक दिए हुए बिंदु से होकर कितनी रेखाएं खींची जा सकती है। अगर मान के चलिए मैंने आपको एक बिंदु यहाँ पर दे दिया, आप कितनी रेखा खींच सकते हैं, अनंत खींच सकते हैं। आप इधर से ऐसे खींच दीजिए, यहाँ से ऐसे खींच दीजिए, फिर ऐसे खींच दीजिए, आप यहाँ से ऐसे खींच दीजिए। आप जितनी खींच सकते हैं आप उतनी रेखाएं क्या कर सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं, तो इसका क्या चीज हो जाएंगी, अनंत हो जाएंगी, ठीक है। अब 11 नंबर, यूक्लिड का कथन कि वे वस्तुएं जो एक ही वस्तु के बराबर हो एक दूसरे के बराबर होती है निम्न में से रूप में दिया गया है। तो दोस्तों मैंने इस सब के बारे में बहुत अच्छे तरीके से डिटेल मैंने पहले समझा दिया है, तो आप इसे अगर बढ़िया से पीछे वाला सुने होंगे तो शायद आपको ध्यान में होगा। तो इसका 1 नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगी, सही हो जाएंगी। 12 नंबर देखिए, 12 नंबर, यूक्लिड का कथन कि वे वस्तुएं जो परस्पर संपाती हो एक दूसरे के बराबर होती है निम्न में से दिया गया है, तो ये भी आपका ऑप्शन नंबर 1 एक अभिगृहित है। देखिए अगर आपको समझने में कहीं प्रॉब्लम हो रहा है, आपको मैंने तो आपको अच्छे तरीके से समझा दिया है, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप कमेंट जरूर करेंगे, ताकि मैं इस चैप्टर को फिर से एक बार मैं आप लोगों को समझा दूंगा। हो सकता है मैं लाइव क्लास कर दूं, ताकि आप उसे डॉट जो होंगे वो बार बार आप मुझसे क्लियर करके उसे आप पूछ सकते हैं। आप कमेंट करते जाएंगे, मैं आपको देखते चला जाऊंगा, तब मैं अच्छे से समझा दूंगा, ठीक है दोस्तों। और मैंने एक खास बात देखी है दोस्तों, कि मेरे जो नॉट सब्सक्राइबर हैं वो ज़्यादा वीडियो देख रहे हैं मेरे, भले ही मेरे व्यूज़ कम है, लेकिन जो नॉट सब्सक्राइबर हैं वो ज़्यादा देख रहे हैं, जो सब्सक्राइबर हैं वो कम देख रहे हैं। तो प्लीज़ दोस्तों, जो लोग नॉट सब्सक्राइबर हैं वो लोग ज़रूर सब्सक्राइब करें, मुझे हेल्प करें, ताकि मुझे मोटिवेशंस मिले और मैं आप लोगों के लिए और ज़्यादा काम कर सकूं, ताकि आप ही लोग को फ़ायदा हो और कुछ मेरी भी बेनिफिट्स हैं। तो आप लोग को भी जब फ़ायदा मिल रहा है तो आप मुझे भी कुछ फ़ायदा देने की कोशिश ज़रूर करें। अब देखिए 13 नंबर, और एक बिंदु वह है जिसका कोई भाग नहीं होता है का कथन निम्न रूप में दिया गया है। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 आपका सही हो जाएगा। अब 14 नंबर देखिए, यूक्लिड का कथन कि सभी समकोण एक दूसरे के बराबर होते हैं। यूक्लिड का कथन कि सभी समकोण एक दूसरे के बराबर होते हैं निम्न रूप में दिया गया है। तो इसकी क्या हो जाएगी, एक अभिधारणा हो जाएगी, जो कि सत्य है। देखिए मैं समझाता हूँ इसको, थोड़ा सा मैं समझा देता हूँ, जल्दीबाजी में भी ठीक नहीं हो गई। देखिए बोला यूक्लिड का कथन कि सभी समकोण एक दूसरे के बराबर होते हैं। देखिए अगर मैं बात करूँ, मैंने एक यहाँ से एक इतना सा ले लिया, अगर मैं बात करूँ तो इससे भी एक छोटा सा समकोण मैं ले लेता हूँ, तो क्या दोस्तों इससे कौन सा बराबर नहीं होते हैं क्या। अगर यहाँ 90 डिग्री है तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगी, 90 डिग्री ही हो जाएगी। तो आप इसे समझ सकते हैं। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन, एक ठोस की विमाएँ होती है। अगर एक ठोस, मैं जैसे एक माचिस की तिल्ली का एग्जांपल पहले पेश करता हूँ। माचिस की तिल्ली कैसे होती है, ऐसे, सॉरी तिल्ली बोला, डिब्बा। अब मैंने ऐसे करके बना दिया, थोड़ा जल्दीबाजी में, थोड़ा खराब बन जाए तो नहीं बोलिएगा वैसा। देखिए मैंने बना दिया। अब हो रहा है एक ठोस की विमाएँ, ये तो एक आप समझिए कि एक आइस है, एक कुछ भी ले लीजिए, इसको एक कमरा ले लीजिए ना, आप सब कुछ ये समझो कि कमरा है ना, कमरा है। तो अब क्या देखते हैं, इसका भी सर दोस्त ब्रेथ होता है,
जैसे हम बी बोलते हैं। अब इसका लेंथ होता है और इसकी हाइट भी होती है। कितनी विमाएँ हो सकती है एक ठोस की, तो 3 विमाएँ हो सकती है, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। ठीक है। 16 नंबर, एक दिए हुए बिंदु से होकर कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं। तो मैंने इसको शायद पहले भी एक्सप्लेन कर दिया, फिर भी एक्सप्लेन कर देता हूँ। अगर एक बिंदु यहाँ पर है तो आप कितनी रेखाएं खींच सकती है दोस्तों, तो अनंत रेखाएं क्या कर सकते हैं आप, खींच सकते हैं। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही हो जाएगा। दोस्तों आपके वर्मा टुडे में इतना ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर दिए थे और मैं आप लोगों को अच्छी तरीक़ा से समझा दिया हूं। तो आप वीडियो को ज़रूर लाइक करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि मुझे मोटिवेशंस मिल सके। थैंक यू दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड।